हेलो बच्चों, हम देख रहे हैं आज आदर्श और अनादर्श विलयन यानी कि आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। सबसे पहली बात, आदर्श विलयन क्या होते हैं? तो आदर्श विलयन वो विलयन होते हैं, आपने राउल्ट का नियम पढ़ा होगा। आदर्श विलयन वो विलयन होते हैं जो सभी सांद्रताओं पर यानी ऑल कॉन्सेंट्रेशन पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, उन विलयन को कहते हैं हम आदर्श विलयन। क्या बताया मैंने? वो विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं। और इनके लिए देखिए, डेल्टा H का मान 0 होता है, डेल्टा V का मान भी 0 होता है, डेल्टा S का मान भी 0 होता है। अब इन तीनों टर्म का मतलब क्या है, उस मतलब को हम समझते हैं। तो देखिए, डेल्टा H का मतलब है 0, यानी कि डेल्टा H में एंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी आप ऐसा समझ लो, हीट में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। यानी कहने का मतलब ये है कि आपने हम यहाँ पे विलायक को A से प्रदर्शित कर रहे हैं और विलेय को B से प्रदर्शित कर रहे हैं। अब विलायक जो है, विलायक को और विलेय को जब आपने आपस में मिलाने के बाद होता क्या है कि बहुत बार ऐसा होता है, A और B जब आपस में मिलते हैं तो मिलने के बाद उनके अंदर से या तो हीट रिलीज हो जाती है, यानी कि हीट में परिवर्तन आ जाता है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो वो आदर्श विलयन नहीं है। यानी आदर्श विलयन में क्या होगा? आदर्श विलयन में हीट में परिवर्तन कितना होगा? 0, यानी कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। दूसरी चीज, जब मान लो आपके पास A है, A का मान 100 ग्राम है, B का मान भी आपके पास 100 ग्राम है, लेकिन जब आपस में ये मिले तो मिलने के बाद क्या हो रहा है कि मिलने के बाद भी अगर A और B आपस में मिलेंगे तो कितना होगा टोटल? 200 ग्राम। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है केमिस्ट्री में सॉल्यूशन के अंदर तो कि 200 के बजाय 205 हो सकता है और 195 भी हो सकता है। यानी कि अगर वॉल्यूम कम या ज़्यादा हो रही है तो वो अनादर्श विलयन होगा, वो आदर्श नहीं होगा। आदर्श विलयन में क्या होगा कि उनकी जो वॉल्यूम है, जितना विलेय और विलायक पहले होता है, मिलने के बाद भी उनकी वॉल्यूम उतनी ही रहती है, यानी 200 ही रहेगी। यानी कहने का मतलब क्या हुआ? वॉल्यूम में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, यानी वॉल्यूम में कितना परिवर्तन हुआ? 0। और उसी तरीके से एनोट्रोपी में भी कोई परिवर्तन नहीं होता, एनोट्रोपी में भी 0 परिवर्तन होता है। ये बात हमें पता चली। यानी आदर्श विलयन वो विलयन होते हैं जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, आदर्श विलयन कहलाते हैं। और इनके लिए पहली बात, डेल्टा H का मान 0 होता है, डेल्टा V का मान भी 0 होता है, डेल्टा S का मान भी 0 होता है। उसके बाद एक वर्ड आपको ध्यान देना है, हमारे पास जैसे इनके अंदर अगर देखें A के बीच जो इंट्रैक्शन होता है उतना ही इंट्रैक्शन B के बीच होता है। अब यहाँ पे मैंने बताया, यहाँ पे समझो, मैंने बताया कि भाई जब A और B, A के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, B के भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, जब उन्हें आपस में मिलाया जाता है तो A B जो होते हैं वो आपस में ना तो वो ज़्यादा इंटरेक्ट करते ना वो कम इंटरेक्ट करते। अगर वो ज़्यादा इंटरेक्ट करेंगे, मान लो A और B आपस में ज़्यादा इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो वो आपस में नज़दीक आएंगे तो वॉल्यूम घट जाएगा, यानी वॉल्यूम में परिवर्तन हो जाएगा। और ना अगर मान लो A और B आपस में ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं कर रहे तो वो दूर दूर जाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, जबकि ना तो इसमें वॉल्यूम घटता ना वॉल्यूम बढ़ता। तो यानी क्यों नहीं बढ़ रहा? यानी कि A और B जो हैं उनमें आपस में मिलने के बाद कोई ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं हो रहा, उतना ही अट्रैक्शन है जितना AA के बीच में है, BB के बीच में है, उतना ही AB के अणुओं के बीच में है। यानी इनमें AA के बीच अन्योन्य क्रिया, BB के बीच अन्योन्य क्रिया, AB के बीच अन्योन्य क्रिया के लगभग बराबर होती है। ये आइडियल सॉल्यूशन के बारे में जानकारी मिली। एग्जाम्पल अगर देखें आइडियल सॉल्यूशन के, तो एग्जाम्पल ले लो। जैसे हमारे पास लिखा हुआ है N-हेक्सिन प्लस N-हेप्टेन। आपको पता है N-हेक्सिन का मतलब यानी कि 6 कार्बन और N-हेप्टेन का मतलब 7 कार्बन। दूसरा एग्जाम्पल मैं देता हूँ आइडियल सॉल्यूशन का, आदर्श विलयन का दूसरा एग्जाम्पल आप ले लो, जैसे बेंजीन प्लस टालुइन, बेंजीन प्लस टालुइन। अच्छा, इस तरीके से आदि। ये एग्जाम्पल क्या है? आपके आदर्श विलयन के एग्जाम्पल हैं। अब देखो कैसे याद रखें, N-हेक्सेन और N-हेप्टेन, यानी कि दोनों में N आ रहा है, और इसमें क्या आ रहा है? पहले बेंजीन, इसमें आ रहा है टालुइन, यानी कि इसे ऐसे याद रख लो, N-हेक्सेन N-हेप्टेन दोनों में नैने आ रहा है, यानी नाना। और इसमें पहले बेंजीन में बे आ रहा है, टालुइन में टे आ रहा है, बेटा।
यानी कि नाना बेटा कैसे हैं, आइडियल सॉल्यूशन के एग्जाम्पल हैं। ये बात आप याद रखें, ये ट्रिक है हमारी। चलें अब अगर इसका ग्राफ देखें बच्चों, कर्व ग्राफ कैसे बनेगा आइडियल सॉल्यूशन का, तो ग्राफ को समझने के लिए आप देखो राउल्ट के नियम का ग्राफ ऐसे बनता था। राउल्ट के नियम का जो ग्राफ था वो कुछ इस तरीके से था। शुरू में राउल्ट के नियम ने राउल्ट के नियम ने हमने क्या किया था कि हमारे पास जो ए का मोल प्रभाज है वो शुरू में हमारे पास 1 था और बी का मोल प्रभाज कितना था बच्चों, 0। अब जब मोल प्रभाज बी का 0 है तो बी का प्रेशर भी 0 होगा। मोल प्रभाज केवल ए का है तो प्रेशर भी ए का होगा। तो यहाँ पे हमने कोई पॉइंट ले रखा, उस पर प्रेशर बना दिया पी ए। अब हमने क्या किया, इधर की ओर जाते 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 बी को बढ़ाया और बी बढ़ाते बढ़ाते 1 हो गया। 1 का मतलब मोल प्रभाज हाईएस्ट हो गया। मोल प्रभाज की हाईएस्ट वैल्यू 1 ही होती है। अब बी बढ़ के 1 हो गया तो ए कितना हो गया, 1 घटिया होगा, यानी ए की वैल्यू 0 हो गई। अब यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, बी के मोल फ्रैक्शन है, बी का मोल प्रभाज तो है, जिसकी वजह से प्रेशर भी बी की वजह से ही होगा। और यहाँ पे हमने प्रेशर बना दिया, कोई पॉइंट ले लिया कि ये प्रेशर बी की वजह से ही, इस प्रेशर को हमने पी वी मान लिया। इधर की ओर देखो अब क्या हो रहा है, बी का वैल्यू इधर की ओर जाने पे बढ़ रहा है, बी का वैल्यू इधर की ओर जाने पे बढ़ रहा है और ए का जो वैल्यू है, ए का वैल्यू 1 से घटते घटते 0 हो गया, यानी ए का वैल्यू इधर की ओर जाने पे घट रहा है, जिसकी वजह से ए का वैल्यू घट रहा है। ए के जब मोल प्रभाज इधर की ओर घटेंगे जाने पर तो ए का जो प्रेशर है वो भी घटेगा, जिसकी वजह से रेखा आई नीचे। आगे आओ, इधर की ओर जाने पर क्या दिख रहा है आपको, इधर की ओर जाने पर बी का मान बढ़ रहा है, तो बी का जब इधर की ओर जाने पे मोल प्रभाज बढ़ रहा है तो इधर की ओर जाने पर बी का प्रेशर भी बढ़ेगा, जिसकी वजह से रेखा चली गई ऊपर और इसके बाद इन दोनों को मिला दीजिए और ये आपकी लाइन हो गई पी टोटल की। पी टोटल बराबर होगा पी ए प्लस पी बी। इस तरीके से आइडियल सॉल्यूशन आपका कंप्लीट हो गया भाई। अब बात करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन की, इनका आप बना सकते हैं जो लिखना चाहें कॉपी में। अब बात करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन की, अनादर्श विलयन की। तो देखिए अनादर्श विलयन क्या होते हैं। अनादर्श विलयन यानी कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन, आपने पढ़ा था आदर्श विलयन तो वो होते हैं जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, तो अनादर्श विलयन में उल्टा कर दो भाई। आदर्श विलयन में आपने क्या पढ़ा था, देखो आदर्श विलयन में आपने ये पढ़ा था वो विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, उन्हें कहा था हमने आदर्श विलयन। अनादर्श में क्या कर दो, वो विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते, अनादर्श विलयन कहलाते हैं। बात खत्म कर दो, उल्टी कर दो, अपोजिट कर दो। यहाँ पे आदर्श विलयन में क्या था, डेल्टा एच का मान 0 होता था, डेल्टा वी का मान 0 होता था, डेल्टा एस का मान 0 होता था। अनादर्श विलयन में डेल्टा एच का मान 0 नहीं होगा, यहाँ पे ऐसा निशान लगा दो, और डेल्टा वी का मान भी 0 नहीं होगा, डेल्टा एस का मान भी 0 नहीं होगा। तो अनादर्श विलयन की भी आपको डेफिनेशन पता चल गई, वो विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते अनादर्श विलयन कहलाते हैं। इनमें डेल्टा एच का मान 0 नहीं होता, डेल्टा वी का मान 0 नहीं होता, डेल्टा एस का मान भी 0 नहीं होता है। अब अगर देखें अनादर्श विलयन 2 प्रकार का विचलन प्रदर्शित करते हैं। अनादर्श विलयन 2 प्रकार का विचलन प्रदर्शित करते हैं, यहाँ से मेन कहानी है। पहली बात होती है अनादर्श विलयन में कि ये धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं, पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। दूसरा, अनादर्श विलयन धनात्मक विचलन के साथ साथ ये ऋणात्मक विचलन भी प्रदर्शित करते हैं। मैंने क्या बताया कि भाई अनादर्श विलयन 2 प्रकार का विचलन डेविएशन शो करते हैं, नंबर 1 धनात्मक विचलन, नंबर 2 ऋणात्मक विचलन। अब देखो कि धनात्मक विचलन का मतलब क्या है। देखिए धनात्मक विचलन में अगर हम देखें तो धनात्मक विचलन में क्या होगा, मैंने जब बताया था कि भाई अब देखो हमारे पास ए के मान लो मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कि विलायक के मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे पानी ले लो इसका मतलब, और दूसरा कुछ और भी हो सकता है। और बी के जो मॉलिक्यूल्स हैं इनको हमने आपस में मिलाया, मान लो ये ए के मॉलिक्यूल्स हैं, ये बी के मॉलिक्यूल्स हैं। मान लो कि ये भाई 50 ml है, ये भी 50 ml है। अब ये मिल गए, कई बार क्या होता है मिलने के बाद हम देखेंगे, मिलने के बाद आप क्या उपेक्षा करते हैं कि मिलने के बाद 50 ml हमने ए के मॉलिक्यूल लिए, बी के भी हमने 50 ml लिए, तो कितने होने चाहिए थे 100 ml। लेकिन हमने देखा कि इनका वॉल्यूम बढ़ गया और ये 100 की बजाय निकल के आ रहे हैं 105 ml। क्या हुआ इसका मतलब कि इनका वॉल्यूम बढ़ रहा है, यानी ए और बी जब आपस में मिले, ए और बी आपस में मिले, मिलने के बाद ये इंटरेक्शन आपस में कम कर रहे हैं और ये फैल रहे हैं।
इंटरेक्शन इनमें कमजोर हो रहा है, अन्योन्य क्रिया कमजोर हो रही है, जिसकी वजह से ये दूर दूर फैल रहे हैं। और फैल रहे हैं तो वॉल्यूम बढ़ रहा है। और फैल क्यों रहे हैं? जब ये फैल रहे हैं तो इनका वाष्प ज़्यादा बनेगा। जब ये दूर दूर फैल रहे हैं तो ऊपर की ओर भी फैलेंगे, ऊपर की ओर फैलेंगे तो वाष्प ज़्यादा बनाएंगे, वाष्प ज़्यादा बनाएंगे तो वाष्प दाब ज़्यादा होगा। यानी कि मतलब ये हुआ धनात्मक विचलन में वाष्प दाब कैसा है? वाष्प दाब कैसा है? ज़्यादा है। किसके नियम से ज़्यादा है? राउल्ट के नियम से। यानी धनात्मक विचलन में क्या होता है? वाष्प दाब राउल्ट के नियम से ज़्यादा होता है। यानी कि वो विलयन जो राउल्ट के नियम से ज़्यादा वाष्प दाब बनाते हैं वो धनात्मक विचलन को प्रदर्शित करते हैं। अब ज़्यादा वाष्प दाब इन्होंने क्यों बनाया? क्योंकि इनमें ए और बी के बीच अन्योन्य क्रिया यानी इंटरेक्शन कमजोर था, कम इंटरेक्शन हो रहा था। इसलिए जब इंटरेक्शन कम था तो ये आपस में जुड़ नहीं पाए तो उड़ने लगे। वाष्प ज़्यादा बनाई तो वाष्प दाब ज़्यादा हो गया, इसीलिए कह रहे हैं कि ज़्यादा विचलन प्रदर्शित कर रहे हैं, यानी कि धनात्मक विचलन प्रदर्शित कर रहे हैं। तो धनात्मक विचलन का मतलब हुआ वो विलयन जो राउल्ट के नियम से ज़्यादा वाष्प दाब बनाते हैं वो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। एग्जाम्पल ले लो, जैसे कि आप CH2 ले सकते हो प्लस C2H5OH ले सकते हो। इस तरीके के सॉल्यूशन जो हैं ये एक्सपेरिमेंटली पता चलेगा कि कौन सा ज़्यादा वाष्प दाब बनाएगा। ये अनादर्श विलयन है, ये धनात्मक विचलन को प्रदर्शित कर रहा है। आगे चलो, इसके बाद और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं भाई। इसी के साथ साथ अब इसका आप ग्राफ देखें। ग्राफ कैसे होगा? राउल्ट के नियम का ग्राफ जो हमने पिछले बनाया था आदर्श विलयन में वो तो आपको याद होगा। इस तरीके से बनाया था कुछ हमने। देखो यहाँ पे XA था, XA 1 था, XB 0 था बच्चों। अब B बढ़ाते बढ़ाते हमने कितना कर दिया था? 1 कर दिया था। तो जब B 1 हो गया था यानी कि B की वैल्यू ज़्यादा हो गई तो A की कम हो गई यानी 0 हो गई। अब आपने ये बताओ, इधर B का वैल्यू 0 है, A का वैल्यू 1 है, तो प्रेशर भी A की वजह से होगा, B का तो कोई प्रेशर नहीं होगा क्योंकि B की मोल प्रभाव 0 है। और अगर मोल प्रभाव 0 होता है तो प्रेशर भी हमेशा 0 होता है। तो यहाँ पे A का वैल्यू 1 है तो प्रेशर आपका यहाँ पे कितना होगा? PA होगा। यहाँ पे बताओ A का वैल्यू 0 है तो A का प्रेशर भी 0, B का प्रेशर 1 है, B का मोल प्रभाव 1 है तो B का वैल्यू यहाँ पे प्रेशर होगा PB। ठीक है, ये तो राउल्ट का कर्व था, ये इस तरीके से खींचा था हमने, ये इस तरीके से। अब धनात्मक विचलन में क्या है? वो थोड़ा सा वाष्प दाब ज़्यादा बना रहा है, तो इसका मतलब ग्राफ के ऊपर जो है लाइन थोड़ी सी ज़्यादा ऊपर खींच दो थोड़ी सी, यानी वाष्प दाब ज़्यादा बन रहा है राउल्ट के नियम से, तो राउल्ट के नियम से ग्राफ थोड़ा सा ऊपर चला जाता है, इस तरीके से ऊपर चला जाता है। ये कर्व बन गया और यहाँ पे आप लिख दीजिए भाई P टोटल बराबर हो गया PA प्लस PB। ये लो, राउल्ट के नियम का धनात्मक विचलन कंप्लीट हो गया। आगे आओ ऋणात्मक विचलन पे। ऋणात्मक विचलन यानी कि निगेटिव डेविएशन है। अब ये क्या चीज़ है? ऋणात्मक विचलन। धनात्मक विचलन में तो क्या देखा था? ज़्यादा वाष्प दाब बनाते हैं। तो ऋणात्मक विचलन में क्या देखोगे? वो विलयन जो राउल्ट के नियम से कम वाष्प दाब बनाते हैं, वो ऋणात्मक विचलन को प्रदर्शित करते हैं। अब कम वाष्प दाब क्यों बना रहे हैं? देखो, मान लो आपने AA के मॉलिक्यूल लिए, BB के मॉलिक्यूल लिए और आपने देखा कि इनके मॉलिक्यूल मान लो 50 ml हैं, इनके भी 50 ml हैं। आपने दोनों को मिलाया, मिलाने के बाद आपने देखा कि 50 ml आपस में मिले तो 100 ml बैठना चाहिए, लेकिन ये बैठ जाते हैं 95 ml मान लो। अब ये 95 ml क्यों बैठे? क्योंकि देखो A और B जब आपस में मिले तो इनके बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा हो गया, यानी कि ज़्यादा अट्रैक्शन हुआ तो ये पास आ गए मॉलिक्यूल, पास आ गए तो इनमें ज़्यादा बॉन्डिंग हो गई, तो ये इतने बॉन्डिंग होगी कि ये हिल-डुल नहीं पा रहे, उड़ नहीं पा रहे तो वाष्प नहीं बना पा रहे, यानी कम वाष्प बना पा रहे हैं, कम वाष्प बना रहे हैं यानी कि कम वाष्प दाब होगा इनका, कम वाष्प दाब होगा, इसीलिए ये ऋणात्मक विचलन को प्रदर्शित करते हैं। तो क्या देखा हमने? वे विलयन जो राउल्ट के नियम से कम वाष्प दाब बनाते हैं वो ऋणात्मक विचलन को प्रदर्शित करते हैं। कम वाष्प दाब क्यों बनाते हैं? क्योंकि इनमें AA और BB जब आपस में मिलते हैं तो AB के बीच अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, तो वो आपस में जुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से वो ज़्यादा वाष्प नहीं बना पाते, वाष्प दाब का ज़्यादा नहीं बन पाता यानी कम बन पाता है। एग्जाम्पल ले लो भाई, एग्जाम्पल जैसे कि आप ले सकते हैं H2O प्लस HCl। दूसरा एग्जाम्पल ले लो जैसे कि CH3CO CH3 एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म CH3Cl3, ये एसीटोन है, क्लोरोफॉर्म है, इस तरीके से। लेकिन ये भी पता कैसे चलेगा? तो ये तो एक्सपेरिमेंटली है, इनसे पता चलता है। ये सब क्या है बच्चों? नॉन आइडियल सॉल्यूशन के एग्जाम्पल हैं। नेगेटिव डेविएशन यानी कि ऋणात्मक विचलन के एग्जाम्पल है। अगर आप ग्राफ खींचें तो ग्राफ कैसे बनाओगे? ग्राफ पे देखो एक बार नज़र, बोलो
ऐसे किया था आपने, अभी कुछ चीज़ें थोड़ी सी बातें तो पहली वाली रिपीट कर दो। एक्स ए कितना था 1, एक्स बी कितना था शुरू में 0, यहाँ बढ़ते बढ़ते कितना हो गया, एक्स बी बराबर 1 हो गया था, एक्स ए कितना हो गया था, बी 1 है तो ये 0। अब बताओ यहाँ पे बी का मोल प्रभाव 0 है, केवल ए का मोल प्रभाव 1 है तो प्रेशर भी पी ए था, याद करो। और यहाँ पे क्या था, प्रेशर किसकी वजह से होगा, बी की वजह से, यानी कि एक्स बी। अब क्या खींचा था हमने, राउल्ट के नियम के अनुसार तो ऐसा खींचा था। अब ये ऋणात्मक विचलन का मतलब कम वाष्प दाब बना रहा है, वाष्प दाब कम बन रही है राउल्ट, ये तो राउल्ट के नियम का ग्राफ है। अब वाष्प दाब ऋणात्मक विचलन में कम बन रही है तो क्या होगा, कम वाष्प दाब बन रही है तो रेखा जो है वो थोड़ी सी नीचे चली जाएगी, इस तरीके से, इस तरीके से। और इस तरीके से ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन भी हमारा प्रिपेयर हो गया। तो भाई आपको पता चल गया होगा। आदर्श विलयन एक बार रिवाइज कर लो। आदर्श विलयन वो विलयन होते हैं जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, अनादर्श विलयन राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते। आदर्श विलयन में डेल्टा एच का मान 0 होता है और डेल्टा वी 0 होता है, डेल्टा एस 0 होता है और अन्योन्य क्रिया बराबर होती है। ट्रिक देखा था आपने एनहेक्सेन, एनहेप्टेन, नाना बेटा। और आगे पहुंचो, अनादर्श विलयन में इसका उल्टा कर दो, वो विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते अनादर्श विलयन कहलाते हैं। इनमें डेल्टा एच का मान 0 नहीं होता, डेल्टा वी का मान 0 नहीं होता, डेल्टा एस का मान 0 नहीं होता है। फिर ग्राफ इस तरीके से खींचा था आपने कुछ आदर्श विलयन का, ठीक है। आगे पहुंचो, इसके बाद भाई अनादर्श विलयन के अंदर अपोजिट कर दिया था। अनादर्श विलयन 2 प्रकार का विचलन शो करते हैं, धनात्मक विचलन, ऋणात्मक विचलन। धनात्मक विचलन आपको पता चल गया, जो ज़्यादा वाष्प दाब बनाते हैं वो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं और धनात्मक विचलन में ग्राफ थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा। और ऋणात्मक विचलन जो राउल्ट के नियम से कम वाष्प दाब बनाते हैं, जो राउल्ट के नियम से कम वाष्प दाब बनाते हैं वो ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं और कम वाष्प दाब बना रहे हैं तो ग्राफ थोड़ा सा नीचे चला जाएगा। एग्जाम्पल दे देना भाई, तो बोर्ड के अंदर आप इतना लिखें, डेफिनेटली आप बेहतर स्कोर कर पाएंगे।